Hello, good morning students. Today we are to discuss about subject psychiatric and the last topic name are forensic psychiatry. अपन क्या पढ़ रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर? फोरेंसिक साइकेट्री क्या होता है, उसके लीगल इश्यूज क्या होते हैं, और उसके बाद अपन ने जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी की थी वो था सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि जो भी एक मेंटली इल पर्सन है जिसको मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की रोग व्याधि या अपन बोल सकते हैं मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की अस्वस्थता आ गई थी, कोई भी प्रकार की मेंटली अबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर या किसी भी प्रकार की अगर डिफॉर्मिटीज अगर इंडिविजुअल्स के अंदर अराइज हो रही है तो उस ऐसे पर्सन की क्या क्या लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्या क्या उसके लॉ होते हैं, क्या क्या उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, इन सभी के बारे में अपन ने ब्रीफली डिस्कस किया था। इन सभी के बारे में अपन ने ब्रीफली डिस्कस किया था और आज अपनी ये लास्ट क्लास है। इसके बाद जो अपना सिलेबस है, अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी की कि क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी होती है। तो अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860 कि अकॉर्डिंग टू 84 जो 84 नंबर जो पेज था, 84 नंबर जो पेज था, उसके अकॉर्डिंग इंडियन पेनल कोड जो भारतीय पेनल कोड था वो कब लॉन्च हुआ था? 1860 के अंदर। 1860 के अंदर 84 के तहत क्या हुआ था? इंडियन पेनल कोड डिसाइड हुआ था। भारतीय जो पेनल का जो कोड है वो डिसाइडेड किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। A rule was made that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind was incapable of knowing the nature of the act or that what he is doing what is either wrong or contrary to law। कि ऐसा कोई भी पर्सन, अपन यहां बात कर रहे हैं मेंटली डिसऑर्डर से जो सफर करने वाला पर्सन है, कि ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर मेंटली किसी भी प्रकार की कोई भी अबनॉर्मलिटी आ गई है, किसी भी प्रकार का जो ऑल ओवर जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनमें से किसी भी एक प्रकार का अगर डिसऑर्डर प्रेजेंट हो गया है, या अपन बात कर सकते हैं कि जो उसकी मेंटल हेल्थ है, जो उसका मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस अराइज हो गया है तो वो क्या हुआ? एक मेंटली इल पर्सन हो गया। क्या हो गया? मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं, शामिल हो गया है। तो ऐसे पर्सन के द्वारा जो मेंटली इल हो चुका है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की मानसिक व्याधि आ गई है, उस पर्सन के द्वारा अगर किसी भी नियम को ब्रेक किया जाता है, किसी भी नियम को तोड़ा जाता है या किसी भी नियम और कानून का उल्लंघन कर दिया जाता है, या अपन बोल सकते हैं कोई भी अनफॉर्मल अगर वर्क उसने डूइंग कर दिया है, उसने परफॉर्म कर दिया है ऐसा कोई भी काम जो क्या है गलत है, रॉन्ग तरीके से उसने क्या है किसी भी काम को अगर कर दिया है, उसने जो गवर्नमेंट के नियम हैं, कानून हैं, उनको ब्रेक कर दिया है, तो उसके लिए, उसको ट्रीट करने के लिए अपनी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, तो उस बारे में अपन बात कर रहे हैं क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपन देखते हैं इट इज अंडर दिस प्रोविजन दैट ए मेंटली इल पर्सन इज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिज एक्ट एंड अवेयरनेस दैट इट अगेंस्ट लॉ। कि ऐसा पर्सन जो क्या हो गया,
मेंटली इल है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से बीमार है, तो क्या है, उसने किसी भी प्रकार की जो गलत एक्टिविटी है, जो रॉन्ग एक्टिविटी है, गलत कार्य अगर उसने किसी भी प्रकार का कर दिया है, किसी भी नियम या कानून का उसने उल्लंघन किया है, तो अपन क्या है, उसको पनिशमेंट नहीं देते हैं, उसको सजा का अधिकार नहीं होता है। अपन उसे क्या करेंगे कि जो भी अपने एक्ट है, जो भी अपने लॉ है, जो भी अपने नियम और कानून है, उसके बारे में उसे गाइड करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसे ये बताएंगे कि आपको ये जो चीज़ है, जो आपने वर्क किया है वो गलत है और इसके ये परिणाम हो सकते हैं, ये इसके दुष्परिणाम होते हैं। तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि जो भी मेंटली इल पर्सन है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का जो मेंटली डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट हुआ है, तो उस पर्सन के अंदर अगर उसने किसी भी प्रकार की जो रॉन्ग एक्टिविटी परफॉर्म की है, अगर गलत एक्टिविटी उसने परफॉर्म कर दी है, किसी भी प्रकार के नियमों का उसने उल्लंघन कर दिया है, तो पनिशमेंट ना देके, उसे किसी भी प्रकार की सज़ा ना देके अपन उसे समझा सकते हैं, उसे अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ अपन जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उसका आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। तो ये क्या है, एक क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपन देखते हैं इसी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, दिस लॉ वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जो नियम है, कौन सा नियम, कि किसी भी मेंटली इल पर्सन ने, किसी भी मेंटली इल पेशेंट ने अगर किसी भी प्रकार की रॉन्ग एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो अपन उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते, अपन उसको सजा नहीं दे सकते। तो दिस लॉ वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जो लॉ है, ये जो नियम है, वो किसने बनाया था, किसने ड्राइव किया था, किसने इसकी खोज की थी, अपन बोल सकते हैं उस साइंटिस्ट या जिसने इसको ड्राइव किया था, जिसने इसको उत्पन्न किया था, जिसने ये नियम बनाया था, वो कौन था। दिस लॉ वाज ड्राइव्ड फ्रॉम फेमस MC नॉर्टन एंड रूल्ड ऑफ इंग्लैंड, कि इंग्लैंड का जो व्यक्ति है, इंग्लैंड का क्या है, एक व्यक्ति थे, कौन, MC नॉर्टन, उनका नाम क्या था, MC नॉर्टन, जिन्होंने क्या किया था, इस रूल को लॉन्च किया था, जिन्होंने इस कानून को बनाया था। Should that drowned the secretary to prime minister, the MC नॉर्टन्स रूल्स। अब अपन बात करते हैं MC नॉर्टन्स जो है, उन्होंने कौन से रूल को डिस्कवर किया था, कौन से रूल को ड्राइव किया था। तो अपन देखते हैं, द MC नॉर्टन्स रूल स्टेट दैट द इंडिविजुअल्स एट द टाइम ऑफ क्राइम, कि जब भी ऐसा पर्सन जो मेंटली इल है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का मानसिक रोग व्याप्त है, मेंटली इल जो पर्सन है, एट द टाइम ऑफ क्राइम, क्राइम करने के वक्त, मीन्स उसने जो भी गलत एक्टिविटी परफॉर्म की है उस समय, डिड नॉट नो द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट एंड इफ ही टिल व्हाट ही वाज डूइंग, कि जब भी ऐसा पर्सन जो मेंटली इल पर्सन है, जिसके अंदर कोई भी प्रकार का जो मेंटली इलनेस है वो प्रेजेंट है,
उसने जिस वक्त किसी भी प्रकार का क्राइम है उस समय उसको अगर किसी भी चीज का पता नहीं था कि ये लॉ क्या होता है और वो क्या कर रहा है, he did not compare it to be wrong, तो अपन उसको गलत नहीं मान सकते, अपन उसकी तुलना गलत से नहीं कर सकते। उसने क्या नियम बनाया? एमसी नॉर्टन ने ये नियम बनाया कि जो भी मेंटली इल पर्सन है, अगर उसने किसी भी प्रकार का क्राइम किया है तो उस क्राइम करने के वक्त अगर उसे ये पता नहीं होता कि अपन क्या कर रहे हैं और जो उसने किया उसके पीछे क्या नियम था, तो अपन उसको गलत नहीं बोल सकते, अपन उसे रॉन्ग कंपेयर नहीं कर सकते, गलत काम से उसकी तुलना नहीं कर सकते। दीज रूल आर आल्सो कॉल्ड एज द नेचर एंड क्वालिटी रूल, और इस रूल को नाम क्या दिया था उन्होंने? नेचर एंड क्वालिटी रूल। क्या नाम दिया? नेचर एंड क्वालिटी रूल एंड राइट फ्रॉम रॉन्ग टेस्ट। क्या नाम दिया? ये जो क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो एमसी नॉर्टन ने जो रूल बनाया, जो लॉ बनाया, उस लॉ का नाम क्या था? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो माइंड में रखना इस चीज़ को कि एमसी जो नॉर्टन, जिसने मेंटली इलनेस से जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसके लिए जो लॉ बनाया था कि उन्हें पनिशमेंट नहीं देना है, उस लॉ का नाम क्या था? नेचर एंड क्वालिटी रूल। नेचर एंड क्वालिटी रूल एंड राइट फ्रॉम रॉन्ग टेस्ट। क्या नाम था? नेचर एंड क्वालिटी रूल एंड राइट फ्रॉम रॉन्ग टेस्ट। तो ये क्या किया, किसने डिस्कवर किया था? एमसी नॉर्टन ने। तो आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं? क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोल रहे हैं? क्रिमिनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक, जो अपना लास्ट टॉपिक है, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। इंडियन लुनांसी एक्ट। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंडियन लुनांसी एक्ट। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1912 के अंदर इंडियन लुनांसी एक्ट। और कब इसको लॉन्च किया गया था? 1912 के अंदर। तो अपन देखते हैं, द इंडियन लुनांसी एक्ट 1912 is derived from English Lunancy Act 1890 and it includes total 8 chapters। कि जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट बनाया था, उसका नाम क्या दिया? इंडियन लुनांसी एक्ट।
इंडियन लुनांसी एक्ट, और जो कहाँ से लिया गया था, इंग्लिश लुनांसी एक्ट, की जो भी इंग्लिश जो कंट्रीज है उनसे ये ड्राइव्ड किया गया था। इंग्लिश लुनांसी एक्ट उनके वहाँ कब ये लॉन्च हुआ था, 1890 के अंदर, 1890 के अंदर ये क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। और अपन लोगों ने इंडिया के अंदर अपने पास ये कब आया था, 1912 के अंदर। इंडियन जो गवर्नमेंट है इसने इसको कब लॉन्च किया, 1912 के अंदर, और उसको क्या नाम दिया, द इंडियन लुनांसी एक्ट, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने टोटल 8 चैप्टर्स यानी 8 जो लेसन्स है, 8 जो टॉपिक्स है उनको इंक्लूड किया था, 8 जो चैप्टर्स है उनको सम्मिलित किया था। तो अब अपन देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, अपन क्या देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट। द सेक्शन डील्स विद द प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग सम डेफिनेशन सच एज asylum, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल लुनेटिक्स एटसेट्रा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर किस किस को इंक्लूड किया, एसाइलम, सेकंड वन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, फर्स्ट वन एसाइलम, सेकंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, नेक्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल लुनाटिक्स एटसेट्रा। फर्स्ट वन अपन देखते हैं एसाइलम। ये जो एसाइलम है वो क्या होता है, एन एसाइलम और मेंटल हॉस्पिटल for lunatics established or licensed by central government or any state government। एसाइलम किसको बोलते हैं, अपन इसका इजी लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं, एन एसाइलम और मेंटल हॉस्पिटल कि जितने भी जो मेंटल हॉस्पिटल हैं जिनके अंदर जो मेंटल इलनेस है उसको क्योर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो मेंटली रिगार्डिंग, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार की अस्वस्थता है, उसको ट्रीट करने के लिए जो जितने भी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है, जितने भी जो हॉस्पिटल है वो ओपन हुए, उन्हें अपन क्या बोल रहे हैं, एसाइलम। एन एसाइलम और मेंटल हॉस्पिटल फॉर ल्यूनाटिक्स एस्टैब्लिश्ड और लाइसेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। और इनका जो लाइसेंस होता है वो किनके थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट, प्रत्येक जितनी भी जो स्टेट है उनके द्वारा भी ये जो एसाइलम है वो ओपन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं एसाइलम के बाद कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। Cost of maintenance in an asylum includes the cost of laws, maintenance, clothing, medicine and care of lunatic and any expenditure removing such lunatic to and from an asylum together with any other charge in this benefit by the state government in exercise of any power confirmed upon this act। Cost of maintenance means कि जितनी भी जो लागत है, मीन्स जो भी इकोनॉमिकली जितना भी जो खर्चा हो रहा है, चाहे वो एक जो भी मेंटली इल पर्सन की केयर करने के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स यूज में आ रहे हैं उनके लिए, उनको कंप्लीटली रख रखाव करने के लिए, या अपन बात कर सकते हैं कि जितनी भी जो क्लॉथिंग मेंटेनेंस है, उनके कपड़े हैं, उनके लिए जितना भी जो एक्सरसाइजल फैसिलिटीज़ है, उनके लिए जितनी भी जो न्यूट्रिशनल सप्लाई के लिए जो भी डाइट प्लान है, उनका फूड मेंटेनेंस है, ये सभी चीज़ें कौन देखता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको निर्धारित करती है, वो इसकी जो कॉस्ट है और मेंटेनेंस है उसको इस्टैब्लिश करती है। तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन्स द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी एरिया आउटसाइड द लोकल लिमिट्स फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द मेट्रोपॉलिटन टाउन्स। कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी
जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो जितनी भी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर जो भी असाइलम जो ओपन हुए हुए उनका जो जितनी भी जो मेंटेनेंस है वो कौन रखता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स। क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कोई भी मेंटली इल पर्सन जिनका ट्रीटमेंट अपन असाइलम और मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कर रहे हैं, ऐसा पर्सन जो मेंटली इल है पर उसके पहले से प्रीवियसली किसी भी प्रकार का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट है, यानी जिस पर्सन ने किसी भी प्रकार का क्राइम कर रखा है, जिस पर्सन ने किसी भी प्रकार की जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर रही है और उसके बाद वो मेंटली इल पर्सन बन गया, तो उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स मीन्स एनी पर्सन फॉर वोज डिटर्नेशन in or removal to an asylum, jail or other place of safe custody, an order has been made in accordance with the provision of section 330 or section 335 and 336 की सेक्शन नंबर 330, 335 और 336 के अकॉर्डिंग जितने भी जो क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स है उनको भी जो एक सुटेबल इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है और उनको भी जो प्रॉपर उनकी जो केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं? क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स। तो ये हुआ चैप्टर फर्स्ट। अब हम देखते हैं चैप्टर सेकंड। This section deals with reception of lunatic, reception order on patient, reception order in case of lunatic from foreign states in India, reception order otherwise than and reception and detention of criminal lunatics। कि चैप्टर सेकंड के अंदर क्या इंक्लूड किया था कि आउट ऑफ कंट्री से, कि अपनी इंडिया के बाहर से अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने पास ट्रीट होने के लिए आ रहा है उसको भी जो कंप्लीट उसकी जो टेस्ट वगैरह है वो किया जाता है, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो असेस किए जाते हैं और उसके बाद उसको भी कंप्लीट जो केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये किस में इंक्लूड है? चैप्टर सेकंड के अंदर। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं चैप्टर थर्ड। दिस सेक्शन डील्स विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोइंग फॉर प्रोवाइडिंग केयर एंड ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ विजिटर्स, मंथली इंस्पेक्शन बाय विजिटर्स, इंस्पेक्शन और क्रिमिनल ल्यूनाटिक्स बाय इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर्स, discharge of lunatics, temporary release of lunatics, removal of lunatics, escape and recapture। इस चैप्टर के अंदर किस चीज को इंक्लूड किया गया था कि ऑल ऑफ द प्रोसीजर, कि जो भी एडमिशन हुआ है पेशेंट का उससे लेकर उसको कौन कौन सी जो केयर है वो टाइमली किस हिसाब से प्रोवाइड करनी है, मंथली उसका क्या ग्रोविंग चार्ट होता है वो मेंटेन करना है, इसके अलावा कब उसे विजिटर्स है वो मिलने आएंगे उसका भी टाइम शेड्यूल जो है वो निर्धारित किया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल ल्यूनाटिक है तो उसकी जो इंस्पेक्टर है वो उसको टाइम टू टाइम असेस करता है, टाइम टू टाइम उसका चेकअप किया जाता है। तो ये ऑल ओवर जो एक्टिविटी है वो किसके अंदर इंक्लूड की गई है? चैप्टर थर्ड के अंदर। अब अपन देखते हैं चैप्टर फोर्थ। दिस सेक्शन डील्स विद द जुस्टिडियन इन ल्यूनासी इन परजेंसी टाउन पावर्स एंड कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अटेंडेंस एग्जामिनेशन ऑफ ल्यूनाटिक। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि जो भी प्रत्येक जो मेंटली इल पर्सन है जो असाइलम के अंदर आया हुआ है वो चाहे पुअर स्टैंडर्ड से बिलोंग करता हो चाहे हायर स्टैंडर्ड से बिलोंग करता हो, सभी के लिए जो जस्टिस है वो सेम किया जाता है, सभी को एक समान मान के ही उनको क्योर किया जाना चाहिए, उन सभी के साथ जो न्याय है वो होना चाहिए। तो ये चैप्टर फोर्थ के अंदर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट वन चैप्टर फिफ्थ। द सेक्शन डील्स विद द कस्टडी ऑफ ल्यूनाटिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ देयर रिकॉर्ड्स ऑफ मैनेजर एंड गार्जियंस एटसेट्रा। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी ल्यूनाटिक्स अपने पास है, जो भी पर्सन जो मेंटली इल है उसके जितने भी जो रूल्स हैं, जितने भी जो लॉज हैं उन सभी का पालन किया जाना चाहिए और उसके फैमिली मेंबर्स भी उसमें इंक्लूड होने चाहिए। नेक्स्ट वन चैप्टर सिक्स्थ। दिस सेक्शन डील्स विद asylum, include establishment of lincers of asylum by the government, provision for admission of lunatic in outside a state। और जिस भी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी पर्सन का अपन ने एडमिशन किया है तो उसका जो कंप्लीट रिकॉर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन चैप्टर सेवंथ।
दिस सेक्शन डील्स विद एक्सपेंसेस ऑफ ल्यूनाटिक्स, पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, असाइलम और सर्टेन केस बाय गवर्नमेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द प्रोसेस ऑफ ए ल्यूनाटिक फंड। और जितना भी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिए, पेशेंट की केयर के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए, जो भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी उसकी मेडिकेशंस यूज हो रही है, उसका जो कंप्लीट जो रिकॉर्ड है वो प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, चैप्टर 8। दिस सेक्शन डील्स विद द पब्लिकेशन ऑफ रूल्स पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर रिसेप्शन और डिटेंशन ऑफ ल्यूनाटिक प्रोविजन एज बॉन्ड एट प्रोटेक्शन टू पर्सन एक्टिंग अंडर एक्ट। इस चैप्टर 8 के अंदर किस चीज को इंक्लूड किया गया था कि जो भी पर्सन, जो भी मेंटली इल पेशेंट अपने पास एडमिट है, उसकी जो कंप्लीट सिक्योरिटी है ना, उसका प्रॉपर जो ध्यान कौन रखता है, जो भी वहाँ के जो मेन इंस्पेक्शन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसकी प्रॉपर जो कंप्लीट जो सिक्योरिटी है उसकी गारंटी ली जाती है, उसको प्रॉपर सेफ जो जोन है वो प्रोवाइड किया जाता है और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ये चैप्टर 8 के अंदर इंक्लूड किया गया था। सो द फोरेंसिक साइकेट्रिक चैप्टर आर कंप्लीट। इसी के साथ ही अपनी ये जो लास्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है और अपना जो साइकेट्रिक का सिलेबस है वो कंप्लीट। अब अच्छे से तैयारी करो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कंप्लीट प्रिपरेशन करो अपनी एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।